तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल लेवाना में सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह जब आग लगी तब होटल के अंदर कई गेस्ट मौजूद थे। उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर दमकल और प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंच गए थे। तब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पुलिस की मदद से 15 लोगों को बाहर निकाला गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इनमें से 9 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची मंडलायुक्त रोशन जैकब ने कहा है कि फिलहाल जांच की जा रही है कि कोई भी होटल के अंदर मौजूद ना हो, चाहे कर्मचारी हो या फिर होटल का कोई भी गेस्ट। सभी को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इसके बाद नियमों और मानकों की जांच होगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी घायलों का हालचाल लेने के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे और कहा कि मामले की जांच की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी के सभी जिलों में होटल्स में फायर सुरक्षा की जांच हम करेंगे। तो वहीं इस हादसे में घायल लोगों का सरकार मुफ्त इलाज करवाएगी। हादसा होने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने होटल से संबंधित फाइलें भी तलब कर ली हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टाइम बाउंड जांच कराने को कहा है। लखनऊ के फायर ऑफिसर अभय प्रताप सिंह के मुताबिक आग लगने का कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें पूरे हादसे को बयां करने के लिए काफी। होटल में किस तरीके से भीषण आग लगी, धुएं का गुबार उठा, ऑपरेशन जिंदगी 6 घंटे से ज्यादा चला है और किस तरीके से लोगों की जान सासत में फंसी रही है। इसमें 2 लोगों को जो अनकॉन्शियस थे उनको उतार करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बाकी अंदर कोई और फंसा है कि नहीं फंसा है इसके बारे में ब्रेक करके, दीवारें ब्रेक करके, शीशे ब्रेक करके अंदर एसडीआरएफ की टीम और फायर की टीम जा रही है और रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। आसपास के जितने भी फायर ब्रिगेड के थे हमारे, उसकी गाड़ियां यहाँ पे आ गई हैं, 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और सारे अधिकारी लगे हुए हैं और 1 आध घंटे में हम लोग जो है पूरा सर्च कर लेंगे, तब एग्जैक्ट पोजीशन पता लग पाएगी। अब ये सर्च करने के बाद ही पता लग पाएगा। आग लगने का कारण अभी पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बैंक्वेट हॉल में इनके फंक्शन मेरा कल शाम को चला है, हो सकता है उससे शॉर्ट सर्किट हुआ हो, लेकिन एग्जैक्ट कारण बाद में पता लग पाएगा। सभी कमरों को खोल करके देखा जा रहा है, क्योंकि आग के कारण धुआं सभी कमरों में भरा हुआ है। तो हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो धुआं निकालने में जुटी हुई है मशीनों के माध्यम से। एक एक रूम को हम चेक करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं अंदर फंसा हुआ है, उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और जो 7 लोग घायल हैं उनको उच्च कोट का इलाज मिल रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अस्पताल भी गए हैं और 2 लोगों की जो है दुखद मृत्यु हुई है। उनके परिजनों तक पहुंचने के लिए डॉक्यूमेंट्स की हम जांच कर रहे हैं। चूंकि बिजली कट गई है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, उनके आधार पर उनकी पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं और एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया, वो घर चले गए। सर, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई जो जिम्मेदार है? देखिए अभी जांच चल रही है, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी हम कुछ कहेंगे आपसे। की तरफ से एक नोटिस भी उनको दिया गया था। अभी कुछ हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, हम कुछ कहेंगे आपसे। कितने लोग टोटल घायल हैं अभी, उसमें कितने लोग एडमिट हैं? देखिए 7 लोग एडमिट हैं, एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2 की जो है दुखद मृत्यु हुई है। सर, ये लोकल के हैं या दूसरे प्रदेश के भी? अभी कुछ पहचान मिलते ही बताऊंगा। देखिए, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। इनका कहना है कि 7 लोग सिविल अस्पताल में एडमिट हैं, जिनको जो प्राथमिक उपचार है वो देने के बाद कोशिश की जा रही है कि उनको बेस्ट से बेस्ट इलाज दिया जाए। और इसके अलावा जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया है और होटल प्रशासन के खिलाफ खासकर उन्होंने कहा है कि जांच की जाएगी और उसके बाद इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से इनको एक नोटिस दिया गया था। इनके मानकों के पूरे न होने की वजह से इनको नोटिस दिया गया था कि फायर के जो मानक हैं वो पूरे नहीं है, और इसी वजह से इनको नोटिस भी होटल प्रशासन की तरफ से दिया गया था। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर करता है, जो विभाग करता है, या डिप्टी सीएम ने जो आश्वासन दिया वो किस तरह की कार्रवाई करेगा। आप सामने देख सकते हैं कि शीशों को अब तोड़ना शुरू कर दिया गया है। ये यहाँ पर इन शीशों को तोड़कर वेंटिलेशन का एक काम किया जा रहा है कि ताकि जो अंदर धुआं भरा है उसको निकाला जा सके। उसके बाद फायर कर्मी अंदर पहुंचे और उसके बाद वो पूरा सर्च करेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद ना रहा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो होटल के गेस्ट हो, कोई भी आदमी अंदर ना हो। उसके बाद इस तरह की पुष्टि हो पाएगी कि कितने लोगों की इसमें जनहानि हुई है और कितने लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। तो फिलहाल अभी कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा कि जो आगे की कार्रवाई है वो किस तरह से होती है। यहाँ पर फिर एक
और शख्स मिला है जिसको लेकर एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू के बाद पुलिस को एक और यहाँ पर शव मिला है, इसको लेकर अब एम्बुलेंस से आगे बढ़ रहा है। देखिए एक और बॉडी यानी कि 4, यानी कि अब 4 ऐसे शव हो चुके हैं जिनको यहाँ से होटल से रेस्क्यू किया गया है। और ये देखिए ये अब होटल में करीब 6 घंटे का करीब रेस्क्यू चला, जिसमें एसडीआरएफ, फायर की टीम, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अब यहाँ से दो ऐसी बॉडीज रिकवरी की हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फायर के जो अधिकारी हैं वो और इसके अलावा जो और अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए 2 शव लेकर यहाँ से इसको सिविल अस्पताल फिलहाल ले जाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अभी और यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाए। और देखिए आपके सामने ये एक और एम्बुलेंस में यहाँ पर 2 बॉडीज को ले जाया जा रहा है। गाड़ी मूव करो। तो वहीं लिवाना अग्निकांड में घायलों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सिविल अस्पताल पहुंचे। सीएम योगी ने पूरे मामले की जांच और अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचने और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आए हैं। होटल लिवाना हादसे के बाद रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने त्वरित ट्वीट किया और लोगों को बेहतर इलाज और मरने वालों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने अपने पीएस राघवेंद्र शुक्ला को भी मौके पर भेजा। राघवेंद्र शुक्ला ने मौके का जायजा लिया और पल पल की अपडेट राजनाथ सिंह तक पहुंचाई है। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने आदेश जारी कर दिए हैं। लिवाना अग्निकांड के जांच के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। मंडलायुक्त रोशन जैकब, सीपी एसबी शिडोरकर जांच करने वाले हैं। दोनों अफसर संयुक्त रूप से जांच करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। होटल मामले में तहरीर दे दी गई है। हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई है। लिवाना के मालिकों की गिरफ्तारी हुई है। राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल, इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, बेहद बड़ी खबर। जांच के आदेश हुए, 2 सदस्यीय टीम गठित हुई है, जिसमें रोशन जैकब हैं और भी उनके अलावा एक अफसर मौजूद हैं। उनके अलावा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल अग्निकांड मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये दोनों मालिक हैं। राहुल और रोहित, इन दोनों की गिरफ्तारियां हुई हैं। लिवाना के मालिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल, इन दोनों की ही गिरफ्तारी हुई है। होटल अग्निकांड मामले में तहरीर हजरतगंज थाने में दे दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, बड़ी खबर है ये। हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई। लिवाना के मालिकों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, रोहित और राहुल। तो वहीं दूसरी तरफ आज शिक्षक दिवस था। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को प्रदेश के 75 अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के हर जिले यानी कि 75 जिलों से एक शिक्षक को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 10 शिक्षकों को सम्मानित किया। उनके अलावा 65 शिक्षकों को उनके जनप्रतिनिधियों की ओर से सम्मानित किया जाएगा। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षक दिवस की सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बच्चे के कौशल को निखारने का संकल्प लिया है और इसी वजह से
देश में 2020 से लेकर अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। कि हमारा देश 5 सितंबर की तिथि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पावन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता की इस महान सपूत को भारत की आजादी के आंदोलन में, भारत के संविधान निर्माण में, भारत के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम हो सकती है और भारत के उन सभी दार्शनिक पहलुओं को जिन्हें उन्होंने बड़ी सहजता के साथ देश के सामने प्रस्तुत किया था, उन सब के लिए, जिनकी सेवाओं के लिए आजाद भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत के ऐसे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस अवसर पर नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि थोड़ा सा हम प्रयास कर लें, कैसे परिवर्तन हो सकता है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। मुझे याद है जब मार्च 2017 में हमारी सरकार ने प्रदेश में पदभार ग्रहण किया था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद के और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालय बंदी की कगार पर थे, जीर्ण शीर्ण थे। विद्यालयों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, गंदगी का अंबार था। स्कूल जाना, यह अभी इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए उस समय की जो मानसिकता थी आज भी उससे ग्रसित किस रूप में दिखाई दे रहा है। यह 2017 के पहले के उस दृश्य का ही एक नमूना था उसमें। लेकिन एक जागरूक मां बच्चे की शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, ये आज की वर्तमान परिस्थिति को वह प्रदर्शित भी कर रही थी। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हम लोगों ने संपन्न की, तो माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक शिक्षकों के जो पद खाली पड़े हुए थे, उस भर्ती की प्रक्रिया को भी इस दौरान संपन्न किया गया। और आपने देखा होगा कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अधिकतर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय, पठन पाठन का एक माहौल बना। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था। स्कूल चलो अभियान के परिणाम सामने आए। विगत 5 वर्ष में, पिछले 2.5 वर्ष भले ही कोरोना जैसी महामारी के बीच में हम जूझते हुए हमने व्यतीत किए। तो वहीं लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ में होटल में भीषण आग लग गई। हादसे में मृतक के परिजनों को सरकार को मुआवजा देना चाहिए और मामले में निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी सुरजेवाला कहते नजर आए। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ। लेवाना होटल के अंदर जो आग लगी और उसमें मुझे बताया कि 2 साथियों को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और काफ़ी लोग इस समय भी इंजर्ड हैं, आग से झुलसे हैं। सबसे पहले पत्रकार वार्ता शुरू करने से पहले दिवंगत आत्माओं को हम श्रद्धांजलि देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के हादसे इनकी ये बार बार ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर ध्यान देगी।
दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और देश के अन्य शहरों में आई बार जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तो वो एक दिन अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाते हैं, टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइंस बनकर रह जाते हैं। पर क्या फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस, उनके द्वारा प्रॉपर अनुमति दी गई थी? प्रॉपर फायर सेफ्टी, फायर एग्जिट का इंतजाम था या नहीं था? एक दिन अखबार के साथ ही उस पर चर्चा करेंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा। आपकी मजबूरी है, आप अगले दिन अगली खबर पर चले जाएंगे और सरकारें फिर भ्रष्टाचार के जंजाल में जो उलझी हैं वो उन्हें पूरी तरह से भूल जाएंगी। उम्मीद है कि घायलों को, मृतकों के परिवारों को सरकार सही मुआवजा देगी और इस पूरी घटना की, इस दर्दनाक घटना की न्यायिक जांच होगी। पिछले 8 सालों से सत्ता के स्वार्थों ने भारत को हर स्तर पर तोड़ा जा रहा है। देश की संपत्ति और संसाधनों का मुंह मुट्ठी भर अमीरों की ओर मोड़ा जा रहा। आज कमर तोड़ महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। आज महंगाई का राक्षस चौतरफा तरीके से गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा परिवारों को घेरे खड़ा है। आज चूल्हा जलाना, आज गैस खरीदना, आज खाने का तेल खरीदना, आज दाल और चावल और आटा खरीदना, आज दूध, दही, पनीर खरीदना, आज चाय की पत्ती खरीदना आज मुश्किल हो गया है, क्योंकि आय घट गई और महंगाई बढ़ गई। और ये महंगाई मोदी निर्मित महंगाई है जो भाजपा लाई है। इसी प्रकार से हर घर के अंदर युवा बच्चे शिक्षित हैं, काबिल हैं, हुनर है, परंतु रोजगार नहीं। वहीं आगरा में साइया क्षेत्र के जाजऊ टोल प्लाजा पर गुंडई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने 30 पुलिसकर्मियों की टीम अलॉट करी है, जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने के लिए लगाई गई है। चिन्हित होने पर जेल भेजने के साथ ही उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि राजस्थान की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से चंबल सैंड आगरा की ओर लाई जाती है। अब तक ट्रैक्टर ट्रॉली राजस्थान बॉर्डर से आगरा की ओर लिंक रोड से लाए जाते थे, मगर अब पुलिस को सीधे चुनौती देते हुए खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे से आगरा की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस घटना के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि यह है भाजपा और रेत माफियाओं के डबल इंजन की दबंगई। भाजपा सरकार के बैरियर भी उनकी ही तरह दिखावटी हैं। वहीं गोरखपुर नगर निगम ने नए परिसीमन के तहत 70 वार्डों को बढ़ाकर 80 वार्ड में तब्दील कर दिया है। तो वहीं 50 वार्डों के पुराने नाम तब्दील कर दिए गए हैं, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के नाम बीजेपी की रणनीति के तहत बदले जा रहे हैं और नगर निगम बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने नगर निगम में विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए बदले गए नामों को एक बार फिर से पुराने नाम रखने की अपील की है। ज्ञापन सौंपा है। मऊ में ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी की ही बात सुनते हैं, हम लोगों से कोई राय ही नहीं लेते। समस्त कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? समस्त कार्यकर्ता इस बात को लेकर के इस्तीफा दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। आज कार्यकर्ता अपने आप को बड़ी गलानी महसूस कर रहा है। कार्यकर्ताओं की काफ़ी उपेक्षा हुई है, जिसके वजह से हम कार्यकर्ता
आज पार्टी से सामूहिक हम आज 25 से 30 लोगों की संख्या में इस्तीफा हम लोग पार्टी से दे रहे हैं। आगरा में बस अड्डों की दशा किसी से छुपी नहीं हुई। आगरा के बस अड्डों को लेकर कई बार कोशिशें हो चुकी हैं कि उन्हें आधुनिक सहूलियतों से लैस किया जाए। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आगरा के बस अड्डों की दशा को सुधारने में असमर्थ रहा। आगरा में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और इनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या के साथ ही विदेशी सैलानी भी शामिल होते हैं। उन्हें भी यहां पर कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसके चलते ताज नगरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी छवि धूमिल होती है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी मॉडल के तहत तमाम सुविधाओं से युक्त ताज नगरी में 3 बस अड्डों का कायाकल्प करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रुचि ले रहे हैं। तो चलिए उत्तराखंड की बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन दरोगा भर्ती जांच के लिए डीजीपी अशोक कुमार को निर्देशित किया, जिसके बाद डीजीपी ने यह मामला एसटीएफ को सौंप दिया। एसटीएफ ने शुरुआती जांच में इस भर्ती में धांधली की पुष्टि की है। आपको बता दें, वन दरोगा के 316 पदों के लिए वर्ष 2021 में 16 सितंबर से 25 सितंबर तक ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं करवाई गई थी, जो कि 18 शिफ्ट में हुई थी। एसटीएफ की जांच में भर्ती में अनियमितताएं पाई गई हैं और भर्ती में हुए घोटाले की पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है। इस मामले में वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने भी इस परीक्षा में हुए घोटाले की पुष्टि की बात को कबूल किया। उन्होंने कहा कि ये सभी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई। अब जिस तरह से शासन आदेश जारी करेगा उस तरह से कार्रवाई विभाग करेगा। ये समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी आज पता चला है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और एसटीएफ उसकी जांच के लिए आदेश हुए। तो जो एसटीएफ की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने वन दरोगा वाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात को एसटीएफ ने साइबर थाने में वन दरोगा मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। हरिद्वार के रहने वाले प्रशांत और रविंद्र को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने कहा कि धीरे धीरे जो भी इस भर्ती मामले में शामिल है उन तक पहुंचकर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। गैंगस्टर एक्ट जो है इसीलिए कायम कराया गया है कि चूंकि इसमें संगठित रूप से एक गिरोह बनाया गया था और ये गिरोह इस तरह से यहाँ पर नकल की परीक्षाओं को लीक करके इसमें धन अर्जित कर रहा था। इस पर काफी सारे अभियुक्तों ने रूप से आ गया था, इसीलिए गैंगस्टर एक्ट में भी हमारे लिंक थे, चाहे वो धामपुर का जो केंद्र सेंटर जहाँ से नकल हो रही है, चाहे वो हल्द्वानी के माध्यम से हो रही हो, अन्य जो भी हमें सोर्स जहाँ जहाँ से चैनल मिले वो कहीं ना कहीं जाकर लखनऊ में सादिक मूसा और जो उसके अकम्प्लिश है वहां तक पहुंच पाए। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है। हरिद्वार में होने वाले निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहले से ही जनसेवा में जुड़े हुए हैं। हरिद्वार में पूरा पार्टी संगठन चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले ही पार्टी जिला पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, जिसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग विधायकों समेत सांसदों से भी विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है और हमारी अभी 7-8 तारीख को जो अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है उसको जो नामांकन होने उससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर देगी। प्रदेश प्रभारी जी माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी अभी उत्तराखंड के दौरे पर कल रहने वाले हैं। वो हरिद्वार चुनाव को लेकर के जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी होंगे उनके संदर्भ में वार्ता करेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल हल्द्वानी पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बताया कि वो प्रदेश के हर जिले में जाकर महिला मोर्चा की बहनों से मुलाकात कर रही हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए महिला कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा जल्द ही अपनी कार्यकारिणी का गठन करते हुए उसका ऐलान भी करेंगे और महिलाओं की चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और अभी मैं सभी जिलों में अपनी बहनों को मिलने के लिए जा रही हूँ और वहाँ बहनों के संगठन को हम और मजबूत करें
इसके लिए हमारी चर्चा वार्ता हो रही है और आगे हमारे जो चुनौतियां हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, नगर पंचायतों के निकायों के चुनाव हैं, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के हो, इसके लिए सभी बहनों को अभी से तैयार भी किया जा रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।